गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए 11th क्लास को 2-3 वीडियो ज्योग्राफी के प्राप्त हुए। उम्मीद है देखिए अपन केवल ज्योग्राफी की सामान्य जानकारी, अपन न तो सिलेबस की यहाँ बात करेंगे न अपन यहाँ पर बुक संबंधी कोई मैटर की, भाई जो जानकारी एक सामान्य रूप से ज्योग्राफी में होनी चाहिए उन बातों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। 2 वीडियो आपने देखे होंगे, उन वीडियो के माध्यम से आपको भूगोल का सामान्य परिचय, सौरमंडल का सामान्य परिचय, जिसमें आपको पता लगा कि भाई जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के एक सदस्य के रूप में है। आज अपन उसी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था भूगोल यानी ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, जियो प्लस ग्राफो बताया था मैंने, संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करना। आपके लिए पृथ्वी का विषय भी एक बड़ा रोचक विषय है। जब अपने विद्यालय में क्लासें होंगी तो अपन और विस्तार से इनका अध्ययन कर पाएंगे। वीडियो के माध्यम से अपन सामान्य जानकारी देखते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए सबसे पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी पृथ्वी आई कैसे, हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है, हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है, ये अपने लिए जानना जरूरी है। उत्पत्ति के विषय में अपन देखें, अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पत्ति के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत अनेक सिद्धांत, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, और भी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है जैसे आह्वान का, जेम्स जीन्स का ज्वारीय परिकल्पना, अनेक सिद्धांत ऐसे हैं जिनके बारे में पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में माना जाता है। लेकिन एक सामान्य सिद्धांत की अपन चर्चा करेंगे आज। एक भूगोलवेता थे जेम्स जीन्स, भूगोलवेता क्या नाम है, जेम्स जीन्स। इन्होंने पृथ्वी के विषय में एक परिकल्पना कहा जाता है सिद्धांत को, एक सिद्धांत दिया, कौन सा, ज्वारीय परिकल्पना। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में अपन देखेंगे, बिल्कुल सामान्य 11वीं के लेवल तक का, 11वीं का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार मैं समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा। देखिए मुख्यतः सबसे पहले क्या था कि जो सूर्य था, यह सूर्य एक विशाल गैस का पुंज था। मान लीजिएगा कि प्रारंभ के अंतर्गत केवल ये एक सूर्य था। यह सूर्य एक गैस का पुंज यानी गैस का एक विशद समूह था, एक विशाल समूह था। सूर्य से भी एक बड़ा तारा, ठीक प्रकार समझिएगा कि सूर्य से भी एक बड़ा तारा, एक विशाल तारा भ्रमण करते हुए सूर्य के पास से गुजरा। मान लीजिएगा ये एक तारा था, ये सूर्य है, और एक तारा जो सूर्य से भी बड़ा था, ये तारा भ्रमण करता हुआ सूर्य के पास से गुजरा। इस तारे के अंतर्गत 2 प्रकार की विशेषता थी। 2 प्रकार की विशेषता क्या, एक तो ये तारा तीव्र गति से जा रहा था, दूसरा इस तारे के अंतर्गत आकर्षण की शक्ति, खींचने की ताकत, यह आकर्षण की शक्ति इसके अंतर्गत बहुत अधिक थी। फिर से समझो कि प्रारंभ में सूर्य जो कि एक गैस का समूह था, एक विशाल तारा जो सूर्य से भी बड़ा था, वो विशाल तारा इस सूर्य के पास से गुजर रहा था। आ रहा है समझ में? तारे की विशेषता क्या थी कि ये तारा एक तो तेज गति से गुजर रहा था
और दूसरी विशेषता, इस तारे के अंतर्गत जो आकर्षण शक्ति थी वह आकर्षण शक्ति बहुत अधिक थी। अब क्या हुआ कि जब ये तारा सूर्य के पास से गुजर रहा था तो इस तारे ने अपनी आकर्षण शक्ति से, आकर्षण शक्ति दिखती ना, इस तारे ने आकर्षण शक्ति से क्या किया कि सूर्य के एक भाग को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी सूर्य का जो एक भाग था वह सूर्य का एक भाग इस तारे की आकर्षण की शक्ति के कारण तारे की ओर चला गया। आ रहा है समझ में? यानी एक भाग जो सूर्य का था वह क्या हुआ, सूर्य से अलग हो गया, जिससे अपन कह सकते हैं ज्वारीय पदार्थ, जिसकी आकृति कैसी थी, जिसकी आकृति एक सिगार की आकृति थी। फिर से देखो कि प्रारंभ में सूर्य था जो एक गैस का समूह था, एक सूर्य से भी बड़ा तारा जो सूर्य के पास से तीव्र गति से गुजरा। तारे की विशेषता क्या थी, वह तीव्र गति वाला था और आकर्षण शक्ति वाला था। जब यह तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा तो इस तारे ने अपनी आकर्षण शक्ति के कारण से क्या किया, सूर्य के एक भाग को अपनी ओर क्या कर लिया, अलग कर लिया। आ रहा है समझ में? अब वह ज्वारीय जो भाग था वह कैसी आकृति का था, वह सिगार की आकृति का था। अब वो भाग जब अलग हो गया, तारे की दूसरी विशेषता क्या थी, तीव्र गति से, अब वो तारा उसको अलग करके आगे की ओर निकल गया और वो सूर्य से अलग हो गया। यानी वो जो अलग हुआ था जो भाग, वो न तो सूर्य में जाकर के मिल सका न उस तारे के साथ जा सका, यानी बीच में रह गया। न तो सूर्य में वापस मिल सका और न वो उस तारे के साथ तीव्र गति से जा सका। यानी अपन ये कह सकते हैं कि न तो वो तारे के पीछे गया और न वापस आकर के वो सूर्य से मिला, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या मौजूद था, उसके अंतर्गत एक आकर्षण मौजूद था। और वो भाग क्या करने लगा, जो भाग ये अलग हुआ था, ये भाग इस सूर्य के चारों ओर क्या करने लगा, परिक्रमा करने लगा। यानी सूर्य के चारों तरफ ये भाग क्या करने लग गया, घूमने लग गया। और मुख्यतः ये जो ज्वारीय पदार्थ है, यह जब ठंडा हुआ तो यह भिन्न भिन्न भागों के रूप में, ग्रहों के रूप में खंडित हुआ और ठोस हुआ। उससे खंडित हुए टूटे हुए भाग का जो एक अंश है, वो अंश हमारी क्या है, पृथ्वी। तो कितना सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा रामायण नहीं है, केवल सामान्य सी बात याद करनी है आपको। क्या ज्वारीय परिकल्पना क्या है, देखो सबसे पहले एक सूर्य था जो विभिन्न प्रकार की गैसों का पुंज था। सूर्य के पास से एक विशाल आकार का, जो सूर्य से बड़ा था, एक विशाल आकार का तारा सूर्य के पास से गुजर रहा था। आ रहा है समझ में? उस तारे की गति तेज थी और आकर्षण शक्ति अधिक थी। जब वह तारा उस सूर्य के समीप पहुंचा तो उस तारे ने सूर्य के एक भाग को क्या कर लिया, अलग कर लिया। जो अलग हुआ भाग, उसकी आकृति कैसी थी, सिगार की आकृति थी। ठीक है, अब जो भाग अलग हो गया वो तारा तीव्र गति से आगे चला गया। अब जो भाग अलग हुआ था न तो उस तारे के पीछे पीछे जा सका और न वापस आकर के सूर्य में मिल सका। इसका कारण क्या रहा, क्योंकि तारा तेज गति में था और सूर्य में आ नहीं सका, क्योंकि उसके अंतर्गत आकर्षण शक्ति विद्यमान थी, तो वो बीच में रह गया। अब उसने क्या किया, उस जो अलग हुआ भाग था उसने वो सूर्य के चारों ओर क्या काटने लगा, चक्कर, यानी वो सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और वो भाग ग्रहों के रूप में खंडित हुआ, यानी ठंडा हुआ, ठोस बना और उसके जो खंडित भाग थे, उसके जो वलय बने, उसके जो टुकड़े हुए, वो टुकड़े आगे जाकर के क्या बने, ग्रहों के रूप में माने जाने लगे। उनमें से एक पृथ्वी है, ऐसा किसने कहा, जेम्स जीन्स ने कहा। तो ऐसी अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं मुख्यतः विद्यमान है पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में। आगे अपन और भी अध्ययन करेंगे, केवल एक बार एक उत्पत्ति के बारे में बताइए। आगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना जो कि और महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करेंगे। मुख्यतः अब जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के विषय में अपन, इसकी संरचना के विषय में अपन बात करते हैं।
पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। तो देखो इसमें अलग अलग बातें, केवल अपन सामान्य परिचय देख रहे हैं इसमें। पृथ्वी की उत्पत्ति में भी सामान्य बातें क्या, जैसे अपन पृथ्वी की परतों के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की परतें, तो देखिए मुख्यतः पृथ्वी की कितनी परतें मानी जाती हैं? 3 परतें मानी जाती हैं। मुख्यतः समांतर 3 परतें पृथ्वी की मानी जाती हैं। एक भूगोलवेता थे स्वेस, इसने 3 परतें बताई। देखो बिल्कुल सिंपल है, 3 परतें कौन कौन सी? सियाल, सीमा, निफे। पृथ्वी की संरचना की कितनी परतें मानी गई हैं? 3 परतें। किसके अनुसार? स्वेस के अनुसार। 3 परतें कौन कौन सी? सियाल, सीमा, निफे। देखो सियाल, सीमा, निफे, इन तीनों में संरचना के तत्व छिपे हुए हैं। सियाल किससे बना? Si और Al, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा किससे बना? सिलिकन और मैग्नीशियम। निफे किससे बना? निकेल और फेरियस, यानी लौह तत्व। यानी पृथ्वी की जो संरचना के विषय में यहां पर नाम से स्पष्ट है। सियाल परत सबसे ऊपर की परत, बीच में कौन सी परत है? सीमा, और सबसे नीचे निफे, यानी 3 परतें। इस रूप में अपन कह सकते हैं। किस रूप में? मुख्यतः ये कह सकते हैं अपन सियाल, सीमा, निफे। आ रहा है समझ में? सबसे ऊपर की परत हो गई सियाल, दूसरे नंबर की सीमा और निफे। ये संरचना बताते हैं स्वेस महोदय। इसके अतिरिक्त आगे अपन चले तो मुख्यतः एक डेली भूगोलवेता है, वो अलग बातें बताता है। उसने बताया बाह्य परत, मध्यवर्ती परत, केंद्रीय भाग, इस प्रकार के अलग पड़ते हैं। तो इनके बारे में अपन ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की संरचना के बारे में अलग अलग स्थितियां, सियाल, सीमा, निफे, ये 3 परतें मानी जाती हैं। हमारे भूपटल की सबसे ऊपर की जो परत है वो परत कौन सी मानी जाती है? सियाल। किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। घनत्व कितना है? 2.9। सीमा का घनत्व है 2.9 से 3.7। और जो निफे है, इस निफे का घनत्व माना जाता है कितना? 11। भाई एक सीधी सी बात है, देखो भारी वस्तु पर हल्की वस्तु आसानी से रह सकती है या नहीं रह सकती? अब देखो ये स्थिति निफे सबसे भारी है, कितने घनत्व की है? 11 घनत्व की है। उसके बाद में सीमा कितने घनत्व की है? 2.9 से लेकर 3.7। और सबसे कम घनत्व की कौन सी है? सियाल। कितनी है? 2.9 के आसपास। यानी एक सिस्टम बना हुआ है, भाई सबसे नीचे अधिक भारी, उससे ऊपर हल्की, उससे ऊपर हल्की। इस रूप में स्वेस ने अपने वर्गीकरण को बताया कि सियाल, सीमा व निफे, ये 3 प्रकार का वर्गीकरण है। 3 प्रकार की परतें बताई गई। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार का वर्गीकरण इसके अंतर्गत है, लेकिन आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण रूप से एक तो स्वेस का वर्गीकरण है और एक वर्तमान मत। वर्तमान के अंतर्गत जो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, हमारी पृथ्वी की जो बनावट है, वो किस प्रकार की है, उसके बारे में अपन और एक सामान्य जानकारी देखते हैं। एक वर्तमान में देखो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी के जो आंतरिक जो भाग है, नीचे का जो भाग है,
उसके विषय में एक अभिनव मत हो रहा है। एक तो आपने स्वेज का वर्गीकरण देखा, आपको याद है 3 परतें बताई गई, सीआर, सीमा, निफे। इन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जो मत है भूकंपीय लहरों की गति, उनके भ्रमण आदि के आधार पर जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक भाग है, उसके विषय में हमारी पृथ्वी की 3 परतें बताई गई। एक भूपटल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है अंतरतम। भूपटल जो सबसे ऊपर का भाग, जो आप इधर डायग्राम के माध्यम से देख रहे हो, जो सबसे ऊपर का भाग जिस पर अपन निवास करते हैं वह भूपटल है। मुख्यतः ये भूपटल की जो गहराई यानी ऊपर से नीचे की ओर जो पर गहराई की बात करें वह 33 किलोमीटर 35 किलोमीटर के आसपास मुख्यतः मानी जाती है। तो 33 किलोमीटर भूपटल की गहराई। मुख्यतः ये जो भूपटल है, इस भूपटल के घनत्व की यदि अपन बात करते हैं तो मुख्यतः सबसे कम घनत्व अपन कह सकते हैं कि जो भूपटल का जो भाग है उसका घनत्व है वह घनत्व सबसे कम घनत्व है। मुख्यतः लगभग 2.7 के आसपास घनत्व की बात अपन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी परत आती है अपनी मेंटल परत। मेंटल परत मध्य की परत है। इसके 2 भाग यहाँ डायग्राम में कर दिए गए हैं, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। यहाँ पर 1-2 बातें और है जो हालांकि 11वीं क्लास के लेवल की तो नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बताना कि जो ये भूपटल और जो मेंटल है, इनका जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो मोह असांतत्य यानी मोहर से असांतत्य के नाम से जाना जाता है मुख्यतः। तो ये भूपटल के विषय में। मेंटल परत जो प्रारंभ होती है उसके बारे में पर देखें तो भूपटल और अंतरतम के मध्य, अंतरतम है ये, भूपटल और अंतरतम के मध्य एक जो विशाल गहरी जो परत है वह परत कहलाती है कौन सी? मेंटल परत। मुख्यतः ये लगभग 33-34 किलोमीटर से प्रारंभ होती है और 2900 किलोमीटर जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये मुख्यतः इसकी गहराई मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अपन नीचे की ओर हमारे पृथ्वी का जो अंतरतम बिंदु की अपन बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है उसकी अपन बात करते हैं, वो आता है कौन सा बिंदु? अंतरतम बिंदु, यानी हमारी पृथ्वी का केंद्रीय भाग। इनको अपन विशाल रूप से देखेंगे, विस्तृत रूप से देखेंगे। एक बहुत रोचक विषय है और बड़ा विशाल विषय भी है, बड़ा विषय भी है। मुख्यतः पृथ्वी के अपन इस भाग को अपन ठीक प्रकार से समझने लगे या क्लास के अंतर्गत अपन तो मुख्यतः 2 या 3 पीरियड इसमें लगता है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ये। पृथ्वी के अंतरतम की अपन बात करें तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, अंतिम भाग है, वो अंतरतम कहलाता है। मुख्यतः पहले आपने पढ़ा है निफे, एक शब्द आया था सियाल, सीमा, निफे। तो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो निकिल और फेरियस यानी लोह तत्व, भारी तत्वों से बना हुआ है और मुख्यतः 2900 किलोमीटर की जो गहराई है उस पर गुटनबर्ग असांतत्य जो कि अपना ज्योग्राफिकल नेम है वो इसके अंतर्गत इसका बाह्य अंतरतम अपन कह सकते हैं मुख्यतः ये प्रारंभ हो जाता है। और मुख्यतः हमारी पृथ्वी का जो अंतरतम नीचे गहराई का जो सबसे अंतिम बिंदु जो बताया गया है वो कौन सा बताया गया है? 6373, यानी ये अंतरतम का बिंदु है। आ रहा है समझ में? तो ये भी एक मत है। कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में, संरचना के बारे में, आप जैसे अपना आकृति के बारे में बात करते हैं तो आकृति के बारे में अलग अलग मत है। तो सबसे पहले मेरा कहने का उद्देश्य ये है या ये टॉपिक इनके बारे में सामान्य जानकारी, ये समझो अभी तक इनमें अपने कुछ नहीं पढ़ा, क्यों इनको अपने जानना है भाई, ये अपन पढ़ेंगे, इनके बारे में अपन आगे जानकारी लेंगे 11वीं क्लास के अंतर्गत। तो उम्मीद है आपको ठीक प्रकार से ये समझ में आया होगा। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं भाई आप केवल सामान्य सी जानकारी, कल अपन जैसे भूगोल के विषय में अक्षांश, देशांतर, इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे कल। पहले मैं आपको जो भी बिंदु है उन बिंदुओं का परिचय करा रहा हूं। आप ये ना समझे भाई अपना सिलेबस स्टार्ट हो गया या अपने टॉपिक से स्टार्ट हो गए। मुख्यतः अपन क्या करेंगे, इन बिंदुओं से एक बार परिचय लेंगे और फिर पहले टॉपिक से अपन ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी तक इन टॉपिक का पूरा विश्लेषण है, क्योंकि 10वीं क्लास तक आपने ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन नहीं किया या अध्ययन भी किया है तो सामान्य अध्ययन किया है, और अभी इनका पूरा विश्लेषण करने लगेंगे तो आपको ये लगेगा भाई नहीं ज्योग्राफी तो
तो ये बड़ा रोचक विषय है। इनके बारे में अपन ठीक प्रकार से प्रत्येक बिंदु की अपन ठीक प्रकार से अपन जानकारी लेंगे, तब जाकर के अपने को पता लगेगा। जैसे मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको एक जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना का सामान्य उदाहरण दिया था। 5-7 परिकल्पनाएं हैं, लेकिन केवल ये इस रूप में भाई अपन ऐसा पढ़ेंगे। आप जब पढ़ो तब आपको ध्यान में ऐसा सर ने वीडियो के माध्यम से बताया था। पृथ्वी की संरचना के बारे में जैसे स्वेज का वर्गीकरण हमने पढ़ा, अभिनव वैज्ञानिक मत के बारे में हमने जानकारी ली। तो ये जानकारी बिल्कुल एक अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य जानकारी से भी बहुत कम है, लेकिन अपन बिंदु तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और उसके बाद अपन पहला बिंदु अपन 11वीं क्लास के सिलेबस का अपन स्टार्ट करेंगे, जिससे और बच्चे जो अपने पास में जुड़ रहे हैं 11वीं क्लास के अंतर्गत, वो बच्चे भी ठीक प्रकार से अध्ययन कर सके पहले लेसन से। तो एक बार आपके विषय में आपके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है, उन बिंदुओं का अपन ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। जो वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं आप ठीक प्रकार से उन्हें देखें, समझें और ठीक प्रकार से आपको समझ में आएंगे उम्मीद है। और आप भी थोड़ा प्रयास इस रूप में करें। जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसमें देखो जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप छाटें। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको मिलते हैं वो आप लिखें। और जब अपनी क्लास के अंतर्गत रेगुलर तैयारी होगी तब आपको ज्योग्राफी में और भी बहुत कुछ बताने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आज इतना ही, शेष अपन देखेंगे कल। धन्यवाद।